नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं शिक्षक भर्ती के चैनल टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण की ईवीएस क्लास नंबर 13 की बात करेंगे। एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रत्येक क्लास आपकी यहाँ कर चल रही है और सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। और जो लेवल रहता है एनसीईआरटी की बुक 3rd क्लास से लेके आपके 10th क्लास तक का लेवल रहता है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी के अंदर आपके एग्ज़ाम पर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न को शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज की क्लास में हम 15 बेहतरीन प्रश्न करेंगे आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और आपके लगभग दोस्तों 25 से प्रश्न हम करेंगे, वन लाइनर प्रश्न करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हो सकता है 1 से 2 नंबर आपके यहाँ पर कन्फर्म भी हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और पिछले क्लास अगर आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आई बटन पर लिंक आएगा, मिल जाएगा, और चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल सेतु या ढोला सादिया सेतु? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्रत्येक भाई बहन, प्यारे भाइयों एवं प्यारे प्यारी बहनें, सभी कमेंट कीजिएगा। आप प्रत्येक गृहिणी की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान भारत का जो सबसे लंबा सड़क पुल है, वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ढोलिया सदिया सेतु हो जाएगा। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और ये 9.15 किलोमीटर और लगभग 5.69 मील लंबा सेतु है, जो कि लोहित नदी को पार करता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी को एक मुख्य उपनदी है। और इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश को ढोला कस्बे से और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में है। तो ये ऐसा दोस्तों है पुल है जो आपके 2 राज्यों को मेल करता है। ये 2 राज्यों से जुड़ा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश और बात करेंगे दूसरा असम राज्य की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है साथियों, भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफार्म कहाँ है? यह सी टेट में आया हुआ प्रश्न है और साथ ही साथ यूपी टेट में भी पूछा गया प्रश्न है। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफार्म अमृतसर, गोरखपुर, आपका काठगोदाम या खड़गपुर? क्योंकि देखिए भारत से रिलेटेड है, ठीक है, ये नेशनल लेवल का प्रश्न है और एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफार्म की बात करेंगे, एक ही नाम आता है, गोरखपुर की बात करेंगे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। यहाँ का प्लेटफार्म 1.34 लगभग 1355 मीटर है, या कह सकते हैं 1.34 किलोमीटर की बात करेंगे, जहाँ 26 बोगियों वाली 2 ट्रेनें एक साथ खड़ी हो सकती हैं। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जो ज़्यादातर प्रश्न एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है कभी कभी, NH1 दिल्ली अंबाला जालंधर अमृतसर इंडो पाक बॉर्डर पर जाके मिलता है, इसे NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे, नेशनल हाईवे जिसे बोलते हैं। NH2 दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मोहनिया और कोलकाता को जोड़ता है। तीसरा है NH3 आगरा, ग्वालियर, देवास, मुंबई, आगरा से ग्वालियर को डायरेक्टली जोड़ता है। NH4 थाने, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई। NH5 कोलकाता से चेन्नई। NH6 धुले से कोलकाता। NH44 जो कि पहले NH10 था, NH10 जो एक मूवी भी आई होगी, सभी लोगों को पता होगा, अनुष्का शर्मा जहाँ पर रोल कर रही होगी एक नायिका के रूप में, ठीक है। तो NH10 को बदलकर यहाँ पे NH44 किया गया है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी की बात करेंगे। NH8 दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई। NH9 मुंबई और विजयवाड़ा। NH15 जो है पठानकोट, समाखी अली की बात करेंगे। NH28 की बात करेंगे, बरौनी, लखनऊ बात करेंगे। NH47A विलिंग्ड आइलैंड, कोचिन वाई की बात करेंगे। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न हैं। और सिलेक्शन के लिए दोस्तों प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर साथियों सर्वोपरि है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा नेशनल हाईवे या NH28, NH44, NH10 या NH5?
सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जब भी नाम आता है, पहले NH10 का आता था, लेकिन अब आता है साथियों NH44 की बात करेंगे। जी हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का नाम अब बदल कर राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, NH7 का नाम बदला गया है। सॉरी दोस्तों, ठीक है, काफ़ी सारा कंफ्यूज भी हो जाता है। तो NH7 का नाम बदलकर NH44 रखा गया है, ठीक है। और ये राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। चौथा प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? सभी लोग जानते हैं, कौन सा हो जाएगा? पीर पंजाल की बात करेंगे। पीर पंजाल रेल सुरंग या बनिहाल रेल सुरंग की बात करेंगे। ये साथियों 11.215 किलोमीटर यानी 11 किलोमीटर 200 मीटर के लगभग, या कह सकते हैं 7 मील लंबी रेल सुरंग है, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल कस्बे से उत्तर में हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है। पांचवा प्रश्न है साथियों, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न आपके VVIP कैटेगरी पर प्रश्न आ जाते हैं कि इनमें निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा होगा? मुंबई की बात कर रहे हैं, कोलकाता की बात कर रहे हैं, कोच्चि की बात कर रहे हैं, या तूतीकोन की बात कर रहे हैं। देखिए, सब भी बेस्ट की बात करेंगे तो बेस्ट शहर भी मुंबई आपका आ जाता है। और यहाँ पे लगभग 50% की अगर बात करें बंदरगाह का, तो यहाँ पर यूज होता है, हम बात करेंगे मुंबई की। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। बंदरगाह की अगर बात करें तो सबसे भारत का व्यस्ततम बंदरगाह सभी लोग जान चुके हैं, मुंबई बंदरगाह है। और कोलकाता क्या है? जोरी बंदरगाह, हुगली नदी पर जो है। कोच्चि कोचीन और अरब सागर की रानी एवं पूर्व का है। चेन्नई जो है कृत्रिम पतन, जिसे 1859 में निर्मित मुंबई के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा पतन कौन है? चेन्नई है, ध्यान दीजिएगा। विशाखापट्टनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, काफ़ी बार पूछा जाता है कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, ठीक है, जो डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे है, विशाखापट्टनम की बात करेंगे। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा, धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा, या देहरादून हवाई अड्डा। देखिए, सबसे ऊंचाई पर होगा तो सबसे ऊंचाई वाला ये रास्ता की बात करेंगे, पहाड़ पर होगा, हिमालय पर होगा, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं लेह हवाई अड्डा, लेह लद्दाख जो फिलहाल पर है, ठीक है। तो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा है, जो विश्व का सबसे ऊँचा व्यावसायिक हवाई अड्डा है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी बार पूछे जाने वाला प्रश्न है काफ़ी कॉम्पिटिटिव में, कि विश्व का सबसे ऊंचा व्यावसायिक हवाई अड्डा भी जाना जाता है। और साथ ही साथ भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा की बात करेंगे, लेह हवाई अड्डा, और इसको कुशोक बकुला रिम्पोच नाम से भी जाना जाता है। सातवां प्रश्न क्या है दोस्तों, स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न कि भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा या प्रिंट किया जाता है? आपके कोलकाता में, आपके मुंबई में, आपके नई दिल्ली पर, या पुणे शहर की बात करेंगे। तो भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार, छापा या प्रिंट किया जाता है? एक ही ऑप्शन आएगा, पुणे की बात करेंगे, ठीक है। पुणे शहर में यह छापा या प्रिंट किया जाता है। भारत में दैनिक मौसम मानचित्र की बात करेंगे। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक गृहिणी की बात करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाना कोई हलवा नहीं है दोस्तों, ठीक है। कि फट बनाए, सूजी डाली, पानी डाला, तल के सीधा थोड़ा सा शक्कर डाला, जो भी मसाला डाला बस बन गया, नाश्ते में ले लीजिए, ठीक है। ये नाश्ते की बात नहीं है, ये वह पकवान है जो पकते पकते बहुत टाइम लगता है साथियों, ठीक है। तो ये पकवान की तरह नहीं लेना है, क्योंकि यह मंजिल है। और माँ सरस्वती की अगर अनुकंपा है, ठीक है, और अगर उनका आशीर्वाद बना हुआ है साथियों, तो ज़रूर आप लोगों का सपना ज़रूर साकार होगा। माँ सरस्वती की अभिनंदन प्रार्थना हम हमेशा करते हैं, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा चाहिए तो माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना हमेशा कीजिए, क्योंकि वीणा वादनी सभी लोग जानते हैं। प्रश्न की बात करेंगे, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? कोंकण तट,
कोरोमंडल, मालाबार, गोदावरी। ये सारे नाम आपके सुने हुए हैं, सारे क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपके कंसेप्ट वाइज जो क्लासेस चल रही है। लेकिन भारत में पश्चिमी तट अगर नाम आ जाए और इससे उत्तरी भाग पूछा जाए तो आपके कोंकण तट ही करना है। कोंकण अथवा कोंकण तट जो है यह भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है और यह 720 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है और कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आपके आते हैं। अब जान लेते हैं देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करेंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली पर है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मुंबई शहर पर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोलकाता दमदम पर है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम से ही पता चल रहा है कि यह चेन्नई से रिलेटेड है, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके नागपुर शहर पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह आपके साथियों अहमदाबाद पर है, गोपीनाथ बरडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी पर है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके लखनऊ शहर पर है, नवाबों का शहर जो कहलाता है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके अमृतसर पर है, पंजाब की बात करेंगे जहां पर आपके कपिल शर्मा महान कॉमेडियन वहां के ही निवासी स्थल है, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे, ठीक है, कालीकीट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड की बात करेंगे, शेख आल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपके श्रीनगर शहर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके हैदराबाद शहर पर है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके कोच्चि शहर पर है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके पोर्ट ब्लेयर पर है, दाबोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके गोवा पर है और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके बेंगलोर शहर है और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके मध्य प्रदेश इंदौर शहर की बात करेंगे। और अंतिम है आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी शहर पर है। ये महत्वपूर्ण आपके 19 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे जो महत्वपूर्ण बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करेंगे साथियों प्रश्न की। संसार का सर्वाधिक दोस्तों समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे हम बात कर रहे हैं कि बंगाल का आतंक भी कहते हैं। यह प्रश्न आ सकता है बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, यह संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार किसे कहते हैं। आपके परधीनियम हिस्टोफोरस या कांग्रेस घास की बात करेंगे, जलकुंभी की बात करेंगे, दूब घास की बात करेंगे या लेंटेना कैमरा की बात करें, कैमारा की बात कर रहे हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। तो बंगाल का आतंक साथियों जलकुंभी को कहते हैं। यह संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जलकुंभी की बात करेंगे जिसे हम एखर्निया क्रॉसिपस की बात करेंगे। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। ये एक ऐसा पौधा है दोस्तों, एक समस्याकारी तेजी से फैलने वाला जलीय खरपतवार है। यह पौधा रुके हुए बल में सर्वाधिक वृद्धि करता है जो जल से ऑक्सीजन खींच लेता है जिसके परिणाम फलस्वरूप मछलियां मर जाती हैं। और जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपना खूबसूरत फलों और पत्तियों के कारण लाया गया था। भारत में इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल की बात करेंगे। अगला प्रश्न है वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है। देखिए जैविक और अजैविक दो चीज़ों से आप लोग सभी लोग पहचानते होंगे, लेकिन वायरस का अजैविक होने का लक्षण क्या है। इसमें प्रोटीन नहीं होता, यह प्रजनन नहीं करता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं होती है। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए वायरस अजैविक होने का सबसे प्रमुख जो लक्षण माना जाता है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको अजैविक माना जाता है। वैसे तो सभी जानते हैं विषाणु को जैविक और अजैविक के बीच में संयोजक कड़ी माना जाता है। विषाणु के अजैविक लक्षण होते हैं विषाणुओं को बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित करके निजी पदार्थों की भांति बोतलों में बंद करके रखा जाता है। फिर भी क्रिस्टल प्रभावी अर्थात संक्रामक विषाणु से जैविक लक्षण वायरसों में माप, आकृति, संरचना के लक्षण निर्जीव वस्तुओं की भांति अनिश्चित न होकर सजीवों की भांति निश्चित एवं स्थायी होते हैं तथा सजीव तंत्रों के संगठन में भाग लेने वाले विविध पदार्थों से ही दो प्रमुख पदार्थों से बने होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों पादप हार्मोन जो फलों के पकाने में सहायक होता होगा, जिबरेलिन, इथाइलिन, ऑक्सिन या
हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन। देखिए ऐसा हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक होता है, वह सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, इथाइलिन की बात करेंगे। इथाइलिन जो होता है गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला एक पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह आपका राइजोमियम है, क्लॉस्ट्रीडियम है, विब्रियो है या एजेटोवेक्टर की बात करेंगे। 4 बेहतरीन ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। तो स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला आपका जो अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, उसे साथियों क्लॉस्ट्रीडियम की बात करेंगे कहते हैं। ठीक है, सॉरी अलास्ट्रीडियम की बात करेंगे। ठीक है, तो अलास्ट्रीडियम एक ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार का एक बैक्टीरिया है। यह स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, और ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक जैसे नाइट्रेट में जिसे बनाने और पौधे में आसानी ग्रहण कर लेते हैं। जबकि आपका जो राइबोजियम सहजीवी के रूप में एक होता है, लेग्युमिनोसी कुल का पौधा है। ठीक है, जैसे मटर की जड़ों की गांठें होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से पाया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है, सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए या ए डीएनए की बात करेंगे। सभी जानते समझते हैं आप लोग। ठीक है, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, और जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों इस प्रकार का डीएनए जो कोशिका को समान रूप में पाया जाता है, हम बात करेंगे बी डीएनए। ठीक है, आई होप अगर आप लोग जानते होंगे। ठीक है, वाटसन एवं विक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे बी डीएनए कहते हैं, और बी डीएनए सभी कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है। अगर वायरस की बात करें, सजीव एवं निर्जीवों के बीच संयोजक कड़ी वायरस बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की बात करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, नया प्रोटीन्स होता है। वायरसों के प्रोटीन खोल को क्या कहते हैं, आपके कैप्सिड कहते हैं। सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन अचल जीव का उदाहरण है, लीच, काइटिन, इक्रस या यूप्लेकेटला की बात करेंगे। साथियों आपका अचल जीव का उदाहरण, तो यहाँ पे आपका यूप्लोकेटला हो जाएगा। ठीक है, यूपे या पेरीपेरा संघ का जंतु है दोस्तों, पोरीपेरा का। ये अचल जीव है जो चलने में आपका जो है सक्षम नहीं होता है। किसी दृढ़ आधार से यह चिपका रहता है जिसमें जीन्स की फूलों की टोकरी को इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है, वसाम्ल की, एमिनो अम्ल की, विटामिन की, ये साथियों ग्लूकोज की है। सभी जानते हैं प्रोटीन किन अणुओं की इकाई है, तो प्रोटीन आपके एमिनो अम्ल के अणुओं की इकाई है, क्योंकि साथियों एमिनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की क्या होते हैं, सभी लोग जानते हैं। प्रोटीन में एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंधों द्वारा एक दूसरे से क्या होते, जुड़े होते हैं। लगभग 20 एमिनो अम्ल प्राय सभी प्रोटीनों में पाए जाते हैं, और एमिनो एसिटिक अम्ल सबसे सरल एमिनो अम्ल है, और इस अम्ल को ग्लाइसिन कहा जाते हैं। ठीक है साथियों, और प्रोटीन से संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्न हैं कि प्रोटीन की रचनात्मक इकाई क्या है, एमिनो अम्ल है। प्रोटीन पाए जाते हैं जंतु और पादप कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्रोटीन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। प्राय सभी प्रोटीनों में कितने एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, लगभग 20 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे सरल एमिनो अम्ल आपका ग्लाइसिन है, जो हम बात कर चुके हैं। एमिनो अम्ल की प्रकृति कैसे होती है, उभयधर्मी होती है। ये प्रश्न वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि एमिनो अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी होती है। ज्यूटर आयन जो होता है उपस्थित होता है एमिनो अम्ल में उपस्थित होता है। प्रोटीन में एमिनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं पेप्टाइड बंधों द्वारा। किन बंधों द्वारा, प्रोटीन में जो एमिनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, किसके कारण, पेप्टाइड बंधों के कारण जुड़े रहते हैं।
सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में, लगभग 43 से या 44% पाई जाती है। ये सीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। एमिनो अम्लों की पहचान करने और उनके निर्धारण में किसका उपयोग है, सभी लोग जानते हैं, कमेंट कीजिएगा किसका उपयोग है यहाँ पे, ठीक है। तो एमिनो अम्ल की पहचान करने और उनके निर्धारण में जिसका उपयोग करते हैं सभी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो साथ ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे, 15 बेहतरीन हमने ऑप्शन से संबंधित प्रश्न किया और लगभग साथियों आपके 25 से 30 प्रश्न हमने वन लाइनर प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। और इसमें से आपका स्कोर क्या है 15 में से, क्योंकि 15 में से ऑप्शन से थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड थे, आप थे, सही विकल्प थे। तो 15 में से ज़रूर कमेंट कीजिए आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है, क्योंकि साथियों यहाँ पर सिलेक्शन रो पर ही है। और मैं आपके साथ जयसवाल सर प्रत्येक क्लास की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ 150 में साथियों अगर 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है तो प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।